अस्सलाम वालेकुम। ट्रुथ सेंट्री के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के रवायती दोस्त भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कि उसकी स्टोरी क्या है। जो न्यूज़ हमें मिल रही है आया कि वो ठीक है या वहाँ का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने के लिए मोदी मीडिया फैब्रिकेटेड और जो फॉल्स स्टोरीज़ हैं वो लोगों तक पहुँचा रहा है। अगर हम रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स इंडिया में देखते हैं उन पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इंडिया कैन बी द नेक्स्ट एशियन टाइगर। अगर रिसेंटली उनके डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाया है, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, एप्पल का पहला फिजिकल स्टोर जो है वो भी इंडिया में ओपन हो रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया कैन बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। करंटली इंडिया की GDP 3.7 ट्रिलियन है एंड इट कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ $7.1 ट्रिलियन बाय 2031। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हमें उनके जो मीडिया उसके थ्रू देखने को मिल रही हैं। एंड कंसिडरिंग दिस वी कैन एज्यूम दैट इंडिया कैन बी नेक्स्ट एशियन टाइगर। और इसका जो पूरी खिते की बाहर जो पूरी दुनिया की इकॉनमी है, पूरी दुनिया की जो सियासत है, उसमें भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले ज़रूर करेगा। इससे पहले कि हम आगे डिटेल में जाएं, हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इज़ देयर आर फ्यू मिथ्स दैट कैन बी रैटल्ड एंड दैट शुड बी रैटल्ड। उसके बाद हम देखेंगे जो इंडिया के जो करंट डेवलपमेंट है इसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या इंडिया की इकॉनमी हमेशा से ऐसे ही थी या कुछ ऐसे रिसेंटली हुआ है कि जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। और थर्ड ये है कि करंटली वहाँ पर क्या क्या हो रहा है जो कि उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको असिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ जो मिथ्स हैं और ये डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में जो तबका थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है जिसको हम कह सकते हैं, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका मानना ये है कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इसका जो आगाज़ होता है वो पाकिस्तान के बनने से होता है। अकॉर्डिंग टू देम द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज़ अ क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए था, बट द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश भी बने थे और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप सबके सामने है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी एक मिथ क्या है कि पाकिस्तान का वही जो सूडो इंटेलेक्चुअल तबका है उसको लगता है कि पाकिस्तान के नाम में इस्लामी जो जमहूरिया पाकिस्तान है यही पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ है। उनको लगता है कि जो स्टेट है उसको सेकुलर होना चाहिए और वही उसकी जो ग्रोथ है उसका रिस्पॉन्सिबल भी होता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो सिर्फ नाम में ही इस्लाम है, पाकिस्तान के सिस्टम में, पाकिस्तान के जो डेली की यहाँ पे चीज़ें होती हैं उसमें इस्लाम का अमल दखल हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि जो इंडिया की इस वक्त सेंटर में भारतीय जनता पार्टी रूल में है वो इंस्पायर्ड है RSS से। और RSS जब 1925 में बनी थी तो उसका मकसद ही ये था कि जो हिंदुज़म है, हिंदुत्व है, उसको प्रमोट किया जाए और जो भारत है उसको एक इंडियन डोमिनेटेड स्टेट बनाया जाए। उससे इंस्पायर्ड एक मजहबी जो पार्टी, उसको सिर्फ नाम की पार्टी नहीं है, उसको अगर हम कहें तो इसकी जो बुनियाद है भारतीय जनता पार्टी की वो हिंदू मुस्लिम जो फसादात हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं उसी को कैश करके ये हुकूमत में आई थी। और अगर आप मोदी जो वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म है उसका हिस्ट्री देखें, 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुए थे जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और अब तो BBC ने भी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, उसमें मोदी का रोल कहीं ना कहीं था। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो लोग हैं आपके, आप उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करते हुए वहाँ पे इस तरह के जो पॉलिटिकल मूव्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट इज़ जस्टिफाइड टू सम एक्सटेंट ओनली इफ़ कि आप हुकूमत में आने के बाद लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लिए काम करें, लोगों का जो रहन सहन का तरीका है, जो लोगों के बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, अगर आप उनको वो प्रोवाइड करते हैं, आप लोग एक मुल्क की स्टेट की इकॉनमी को ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज़ जस्टिफाइड। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है इस्लाम के नाम पर हुकूमत में आने के लिए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद फिर से उसी को इस्तेमाल करके लोगों को दोबारा बेवकूफ़ बनाया जाता है। हालाँकि मकसद आपका वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था कि जब आपने मैनिपुलेट कर दिया लोगों को, आप हुकूमत में आ गए हैं तो हुकूमत में आने के बाद आपको उनके लिए काम करना चाहिए। एक जो तीसरी बहुत अहम मिथ है वो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हमें ये लगता है कि किसी भी स्टेट में जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे अरबपति बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ की इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया के 2021 में 102 बिलियनर्स थे यानी कि अरबपति थे और करंटली वहाँ पे 2022 में जो अरबपति की तादाद थी वो दैट एक्सीडेड 166 और अभी मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा हो चुके होंगे उनके नंबर्स। अब मसला ये है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन
क्या वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका फ़ायदा उस लोअर क्लास को, उस मिडिल क्लास को पहुंच रहा है, जो कि वहाँ पे 50% से ज़्यादा टैक्स पे करती है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक मिथ है कि अगर हम इसी पे आगे बात करेंगे, आया कि लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है कि बस ये एक ऐसे ह्यूज नंबर्स हमें बताए जाते हैं जो कि सिर्फ एक्यूमुलेटेड है, वो जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट है वहाँ पे 1% जो उनका एलीट है, जो कि 40% ऑफ द टोटल जो इंडिया की वेल्थ है उसका एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ है। तो इस पर आगे हम बात करेंगे। तो ये एक मिथ है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो लो क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके जो रहन सहन के तरीके हैं वो भी अपलिफ्ट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड है इंडिया की इकॉनमी का। 1947 के बाद जो मनमोहन सिंह उनके पहले वज़ीर आज़म थे, अगर उनके बारे में हम बात करें तो उनका मानना ये था कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब कि आप अभी तक उनके ग़ुलाम हैं। यानी कि उस वक्त एक ऐसी अप्रोच चूज़ की गई थी जिससे लोगों के जो मैसेज हैं वो प्लीज़ होंगे। यानी कि आप लोग नए नए आज़ाद हुए थे तो उनको इस बात का यकीन दिलाया गया कि हम ग़ुलामी से आज़ाद हो गए और अब हम दोबारा जो हमारे हाकिम थे उनके पास नहीं जाएंगे। लोगों को खुश करने के लिए ये चीज़ अपनाई गई और इसकी उस वक्त यानी कि 14% के करीब लिटरेसी रेट था इंडिया का। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया कि इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे। तो या तो वो उनकी जो एग्रीकल्चर है, जो कि 3/4 ऑफ जो पॉपुलेशन थी इंडिया की उस वक्त, वो इंगेज थी एग्रीकल्चर के साथ। अगर उनकी एग्रीकल्चर की बात करें तो उसको वो ग्रो करके जो इंडिया की इकॉनमी है उसको स्टेबल कर सकते थे। और दूसरा ऑप्शन था उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए। लेकिन जो इंडस्ट्री को ग्रो करने का उन्होंने तरीका अपनाया वो भी एक स्ट्रेंज किस्म का तरीका था कि उन्होंने स्टेट ओन्ड जो इंटरप्राइजेस थी सिर्फ उन्हीं पर इन्वेस्टमेंट की, और जो प्राइवेट थोड़ी बहुत इंटाइटिस को उन्होंने दिया कि आप अपना फंक्शन कर सकते हैं, उन पर उन्होंने लाइसेंस एक तरह के दिए गए कि अगर आपने अपने जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं अगर आपने वो भी बढ़ाने हैं, आपने अगर अपना प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ करना है, तो यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने प्राइवेट फर्म्स के ऊपर कि आपने किस तरह से उसको पूरे सिनेरियो के अंदर गुजारा करना है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे उस तरह से हो ना पाई, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान की एक सेम स्ट्रक्चर है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। और जब स्टेट और इंटरप्राइजेज़ में और उन जो प्राइवेट फर्म्स थी उन दोनों में जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकली उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो स्टैगनेंट ही रही थी इंडिया की उस दौर में। और जो इन्होंने इग्नोर किया था एग्रीकल्चर को, उसका जो आफ्टर मैथ इफेक्ट हमें नज़र आया था वो आया था 1960s में, जब वहाँ पे फेमीन हुआ। यानी कि 1964 की अगर हम बात करें तो उनकी जो एनुअल ग्रेन प्रोडक्शन थी वो थी 89 मिलियन टन्स, और वो एक साल के बाद ही तकरीबन कोई 72 मिलियन टन्स तक पहुंच गई, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइसिस हुआ फूड की वजह से। और उसी की वजह से उसके चलते वहाँ पे उनको इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वो पहले ही बहुत ज़्यादा मिनिमल थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी जो वहाँ पे डेली के यूज़ की चीज़ें थी वो इंडिया ने इनिशियली खुद प्रोड्यूस करना शुरू की थी, ताकि लोगों को लगे कि इंडिया खुद मुख्तार है और हमें अपने जो हाकिम थे पहले वाले, जो जालिम थे, उनके पास दोबारा नहीं जाना पड़ रहा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी उनकी काफ़ी हद तक फेल हुई थी। लेटर ऑन उन्होंने स्ट्रैटेजी को चेंज किया जब ये एक फूड क्राइसिस वहाँ पे हुआ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज़ किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का उन्होंने उसमें क्या किया कि सब्सिडीज़ दी किसानों को, उसके अलावा एक हाई क्वालिटी जो सीड्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और मतलब जो एक ट्रेडिशनल मेथड्स थे फार्मिंग करने के उसको उन्होंने अपग्रेड करके जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनको इंटीग्रेट किया उसके अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब सक्सेस हुई तो उसके बाद वहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन का आगाज़ कर दिया गया, जिसका मतलब था कि जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं इंडिया की उसमें वो खुद को फील होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और उसमें भी वो कामयाब हुए। यानी कि पहले स्टेप उनका जो था एग्रीकल्चर को इग्नोर करने वाला वो एक फेलियर साबित हुआ, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से जब इस पर इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो उनके पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थे, जो बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट थे, उसके अंदर भी इंगेज था, वहाँ पर भी उसका पैसा लग रहा था और उसकी वजह से उसकी इकॉनमी सफ़र करती जा रही थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पाकिस्तान के इनिशियल डेज थे
तब पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कौन सी गवर्नमेंट आनी है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी होगी, मतलब वज़ीर आज़म बदलते जा रहे थे पाकिस्तान के। लेकिन इंडिया में तब क्या हो रहा था कि इंडिया की ये तो उनको कंफर्म था कि हमें चाहिए डेमोक्रेसी, लेकिन उसके अंदर वो जो इकॉनमी के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है वो कर रहे थे, चाहे वो फेल हो रहे थे या सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन वो इकॉनमी से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वहाँ पे गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप होगी या नहीं होगी इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बाद 1975 की एमरजेंसी वहाँ पे लगी, और वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही लगी थी कि जो उनके इंदिरा गांधी थे उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उसकी वजह से वहाँ पे 14 बैंक्स थे, उनको जो है वो प्राइवेट बैंक थे, उनको पहले उन्होंने क्या किया कि नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो भी डिवैल्यू हो गई। उसके मद्देनज़र जो वहाँ पे IBM है और कोका कोला है वो भी इंडिया से निकल गए थे, और उन्होंने अपने वहाँ पे जो सेटअप है उसको क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि इस तरह की कुछ शराइत उन पर रखी जा रही थी कि आपने इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, उसी के बाद आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि उनके समझ में नहीं आया और वो इंडिया छोड़कर चले गए। उसके बाद अगर अबाउट टर्न की बात करें तो ये जो 1990s तक 1990 में तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही ख़त्म हो गया था इंडिया के पास, यानी कि जो करंटली हमारे हालात हैं इंडिया के वो तब हुए थे 1990s में, और तब उन्होंने IMF के जो प्रोग्राम है उसको अवेल करने के लिए कोशिशें शुरू की। IMF का प्रोग्राम देखिए हमारे लिए तो एक समझ लें ऐसे है कि ऐसी चीज़ बन गई कि जिससे निकलना मुश्किल हो गया है, बट फॉर इंडिया इट प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाकी ममालिक के लिए IMF का प्रोग्राम होता है कि उसके अंदर वो फंसते चले जाते हैं, लेकिन इंडिया ने जब IMF प्रोग्राम लिया सो दैट प्रूव्ड अ वेरी पॉजिटिव, दैट टुक अ पॉजिटिव टर्न इन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। उससे पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा था प्राइवेट एंटाइटीज़ पे, और इस तरह भी हालात थे कि जनाब आपको 8-8 साल इंतज़ार करना पड़ता था एक स्कूटी लेने के लिए। 1990 से ये हालात थे इंडिया के, उससे पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब IMF का प्रोग्राम हुआ तो जो लाइसेंस राज था वो ख़त्म हुआ, जो प्राइवेट एंटाइटीज़ हैं उनके ऊपर से गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म वहाँ पर ग्रो करना शुरू हुआ। जब लिबरलाइजेशन हो गई इकॉनमी के वहाँ पर, तो प्राइवेट एंटाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्रीडम उनको मिली, तो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, उनको फ़ायदा हासिल होना शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 1990s का जो प्रोग्राम था IMF का, जो वाहिद प्रोग्राम इंडिया ने अभी तक लिया है उसमें गए हैं, उसके बाद उनकी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो शुरू होगी। अगर आप देखें तो 1993 से 2009 तक जो उनकी पॉवर्टी रेट है वो 50% से डिक्रीज़ होकर 34% तक आया, और उसके बाद जो उनका फ्रॉम ग्रोथ इंक्रीज जो 63%, मतलब कि उनकी जो ग्रोथ रेट है उस 1990 के बाद तो 2060 तक वो 6.3% रहा था एनुअल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान का अभी तक 6.3 ग्रोथ रेट नहीं रहा। इसके बाद अब की अगर हम बात करते हैं ना कि करंटली वहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो एक आपको मैंने आइडिया दिया है कि जो पहले उनके हालात थे उसमें जो पॉलिसीज़ थी इंदिरा गांधी की या जो भी वहाँ पे चलते आ रहे थे वो 1990s के बाद ख़त्म हो गया, और एक टर्न लिया, पॉजिटिव टर्न लिया उनकी इकॉनमी ने। करंटली वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उनके जो हालात उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो मेड इन इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जो स्लोगन वो है यही कि आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें, और इसी की वजह से वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया कॉन्सेप्ट चला है, एक नया ट्रेंड है, वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा दे रहा है। और इस एंटरप्रेन्योरशिप में हमने देखा है कि जो वहाँ की औरत है, वुमेन है, उनको भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है इकॉनमी के अंदर, और इसका इम्पैक्ट ये है कि जो उनकी शादी की एज है वो भी बढ़ती जा रही है, और जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो जेंडर गैप है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एंड इंडिया नीड 197 ईयर्स टू ब्रिज दैट गैप। उसके बावजूद वहाँ पे की जो औरत है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव पार्ट ले रही है वहाँ की इकॉनमी में, और ये उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसको। इसके अलावा इंडिया जो है वो बहुत एक मास लेवल पे रोड जो कनेक्टिविटी है उसको वो इस्टेब्लिश कर रहा है। सबसे पहले अगर उनके एक भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं कि वो एशिया का सबसे जो दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क है वो बिल्ड कर रहे हैं, पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि जो लॉजिस्टिक्स की प्राइस होती है उसमें किसी हद तक कमी लाई जा सके। इसके बाद भारतमाला के साथ साथ एक उनका सागरमाला का जो एक प्रोजेक्ट है उसमें क्या है कि 90% ऑफ जो इंडिया की ट्रेड है वो इंडियन ओशन से होती है, और इसीलिए वो जो वहाँ पे पोर्ट्स हैं पुरानी उनको वो रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, नए पोर्ट्स भी बना रहे हैं, ताकि जो एक कनेक्टिविटी है पूरी इंडिया की, वहाँ से पहले आप सी पोर्ट से निकलें और फिर जो रोड्स की कनेक्टिविटी है और जो उसकी फाइनल एंड प्रोडक्ट है एंड जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक कोई इशू ना हो, जो लॉजिस्टिक्स की प्राइस है उसको कम किया जाए। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर ही वो पहले उनको जो
फ्राइट की प्राइसेस थी ना वो बहुत हद तक कम हो गई थी, जो डिपेंडेंस थी उनकी फ्राइट के ऊपर वो उसको कम करके अब ज़्यादा वो बसेस पे या जो ट्रक्स हैं उन पर चली गई थी। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो दोबारा से जो माल गाड़ियाँ हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा हद तक जो कमी वाक़या होती है उसके जो प्राइस टैग होता है उसकी वजह से। इसके अलावा जो पैसेंजर्स ट्रेन हैं वहाँ की इंडिया की, वो पहले उनको लॉस में जाती थी, लेकिन अब उन्होंने मेड इन इंडिया पैसेंजर ट्रेन भी बनाई है, दैट इज़ वर्थ 130 करोड़। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जो उनकी इकॉनमी है उसमें जो पैसेंजर ट्रेन का पहले लॉस होता था अब उसको प्रॉफिट देना शुरू हो गई है। तो ये मेड इन इंडिया का उनको फ़ायदा हो रहा है। अब भारत माला, सागर माला, इसके बाद अगर हम उनकी एनर्जी की देखें, एनर्जी जो डिपेंडेंस है इंडिया की वो 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है पूरी दुनिया का, और ये तकरीबन 90% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, 80% इंडस्ट्रियल कोल इंपोर्ट करते हैं और 40% वो गैस भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन बाय 2047 इट इज़ एज्यूम्ड दैट इंडिया वुड बी एनर्जी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहाँ पे लिथियम के कुछ ज़खायर भी करंटली रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। और उसके अलावा वो ऐसे जो एनर्जी फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप आजमाया जा सकता है, ये एज्यूम किया जा रहा है कि इंडिया की जो एनर्जी है वो भी वो खुद कफ़ील होगा उसमें। अब इन सारी चीज़ों में आप देखें, मेन अहम बात यह है कि इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो पाकिस्तान की भी सेम ही हिस्ट्री है। वहाँ पर भी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वहाँ के लोग बच्चे हैं जो नौजवान हैं, और यहाँ पर भी वही होता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब वो एक पास्ट का चैप्टर था, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है कि करंटली जो हमारे पास यूथ है उसकी जितनी ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज़ कर सके उतना ज़्यादा ही बेहतर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हद तक ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल माफिया है, जो पॉलिटिकल हमारे पास सिस्टम है, वो पाकिस्तान को ग्रो करने नहीं दे रहा। तो उस एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकलने के बाद हमें अब अपने जो करंट सिचुएशन है इससे निकलने के लिए इंडिया से सीखना चाहिए कि वो उन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़कर अब आगे निकल रहे हैं, ताकि इकॉनमी में आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्ट करें, आप अपना जो IT सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। सो हम भी, पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।